हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। जैसा कि गाइस यहाँ पर मैं लिख रही हूँ भाई पार्ट नंबर 2 रीजनिंग की मैराथन का। गाइस कल हमने किया था पार्ट नंबर 1 और आज हम करने जा रहे हैं सीटी स्पेशल मैराथन जिसका है गाइस आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया था कि ये जो सीटी 2022 वाले जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ साथ इसको जो है एस्टेट वाले भी कर सकते हैं, व्हाटएवर केवीएस वाले भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है क्योंकि रीजनिंग तो है सभी में ही भाई सेम ही रहती है। जो चैप्टर्स हैं सारे सेम रहते हैं, बस ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम के लेवल के टाइप के होते हैं। मतलब एग्जाम अगर जो है हाई लेवल का होगा तो क्वेश्चन थोड़े से हाई चले जाएंगे, कम लेवल का होगा तो थोड़े से कम चले जाएंगे। बाय द वे जो चैप्टर होते हैं सब सेम होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई। आज की जो मैराथन है बहुत ज्यादा स्पेशल है। पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। देखिए 15 क्वेश्चन गाइस हमने पार्ट नंबर 1 में किए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां से 16वां क्वेश्चन, ताकि किसी को अजीब ना लगे ना कि क्वेश्चन नंबर 16 कैसे लिख दिया मैडम ने। तभी कह रही हूँ इससे पहले पार्ट नंबर 1 देख लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इनमें से कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है, विच इज सेंचुरी लीप ईयर, ठीक है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, सेंचुरी लीप ईयर गाइस कौन सा होता है। सेंचुरी लीप ईयर वो होता है जो कि 4 से नहीं 400 से। आप सभी को पता है लीप का वर्ष क्या होता है। लीप का वर्ष वो वर्ष होता है जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, मतलब जिसके बाद जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ 2024, तो 2024 अगर मैं मान लो आपको पता करना है कि लीप का वर्ष है या नहीं, तो ये जो पीछे के जो 2 नंबर है ना, इसको 4 से भाग करो। अगर मैं इसको 4 से भाग करूंगी तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा, शेषफल गाइस 0 आएगा। इसका मतलब लीप का वर्ष है। लेकिन शताब्दी लीप वर्ष वो होता है जो 4 से नहीं 400 से भाग होता है और उसके बाद रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 0। जैसा कि इनमें से अगर मैं चेक करूं तो एक 1600 ही है जिसको अगर मैं 400 से भाग करूं तो यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिसको मैं 400 से भाग करूं तो 0 आएगा। किसी में 2 बचेगा, किसी में 3 बचेगा। देन होपफुली ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब देखिए गाइस नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है एक घड़ी में दोनों सुइयां कौन कौन सी, एक घंटे की बात हो रही है और एक मिनट की। ये जो दोनों सुइयां हैं 24 घंटे में कितनी बार एक साथ होंगी। तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना बहुत बार जो है पेपर में, कई सारे पेपर में पूछा जा चुका है। मैं बता रही हूँ, अगर आप एस्टेट के स्टूडेंट है ना तो वहां से ये क्वेश्चन 100% आया था अगर आप प्रीवियस ईयर में जाकर देखोगे, ठीक है। तभी कह रही हूँ गाइस इसको ध्यान से देख लो। जो भी देखो आपस में मिलने की बात क्या होती है, घंटे में एक साथ का मतलब क्या होता है गाइस, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। 0 डिग्री का कोण होता है ना, एक साथ होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री का एंगल, ओके। अगर मैं आपसे कहूं तो इस वाली जो थ्योरम है ना, अगर आप क्लॉक चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज मैं आपको थ्योरम बता रही हूँ। क्या थ्योरम है कि जो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, घंटे वाली और मिनट वाली, जो 1 घंटे में जो है एक ही बार मिलती हैं आपस में, ठीक है। मतलब 1 आवर 1 टाइम, ठीक है। और अगर मैं 12 घंटे की बात करूं तो 12 घंटे में ये 12 बार नहीं मिलती, ये मिलती है गाइस 11 बार। मतलब 12 आवर में जो है ये 11 टाइम्स मिलती हैं। अब इसके पीछे का एक रीजन होता है जो मैं आपको क्लॉक चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तो उसके बीच में डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो घड़ी की जो जितनी भी जो भी है, ठीक है, 12 डिफरेंस दिए हैं, जो 12 नंबर हैं उसके बीच में क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है, देखो उसके बीच में 12 का गैप होता है ना। देखो जैसे कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 का गाइस गैप होता है। तो यहाँ पर जो है ना सारी सुइयां आपस में मिलती है, दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। जब ये 11 से 12 के बीच में आती है ना तो ये डायरेक्ट 12 के ऊपर मिलती है, और 12 से 1 के बीच में इनका मिलान नहीं होता है, डायरेक्ट 1 से 2 के बीच में मिलती है। तभी कह रही हूँ यहाँ से जो एक टाइम है ना वो खत्म हो जाता है, कट जाता है। इसी वजह से 12 घंटे में 11 बार मिलती है। अदरवाइज जो मैंने आपको गैप दिखाया वो 12 ही तो है ना, 12 घंटे, लेकिन उसका 11 बार होता है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं मिलती, डायरेक्ट फिर 1 से 2 के बीच में मिलती हैं। तभी कह रही हूँ। तो अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, इसका 2 टाइम्स कर दो, मतलब यहाँ पर आ गया 22 बार। और इंग्लिश वाले अगर 24 आवर्स आपसे पूछा जाए देन आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 22 टाइम्स, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा।
किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है पेपर में। उसी तरीके से 180 डिग्री का एंगल होता है कि दोनों सुइयां जो है 1 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी या विपरीत होगी या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ये सारी बातें उसमें होती है। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर होगा। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब हम आ चुके हैं गाइस हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर लिखा है which part represent those clerks who are graduates and have government job। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, ऐसे कितने क्लर्क हैं जो कि ग्रेजुएट भी हैं और उनके पास गवर्नमेंट जॉब भी है। हिंदी वालों डरने की कोई भी बात नहीं है, इसमें बस यही पूछा कि ऐसे कौन से जो है, ये देखो जैसे ये सर्किल है ना, जैसे कि ये पूरा का पूरा सर्किल है जिसमें EAHG आ रहा है, ये सारा का सारा सर्किल क्लर्क को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये सारे क्लर्क हैं। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो खाली ये क्लर्क है, ये क्लर्क के साथ देखो इनका ग्रेजुएट के साथ भी इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये क्लर्क के साथ देखो ये ग्रेजुएट भी आ रहा है, मतलब ये कॉमन केस है। उसी तरीके से ये वाला पोर्शन गवर्नमेंट जॉब को और ये वाला पोर्शन ग्रेजुएट जो स्नातक होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि क्लर्क भी हो, ग्रेजुएट भी हो और गवर्नमेंट जॉब भी हो। सिंपल सी बात है, इसका मतलब तीनों चीजें होनी चाहिए और तीनों चीजों के लिए एक वो पर्सन हमें सिलेक्ट करना है जो इन तीनों गोलों के बीच में कॉमन आ रहा है। तो वो कॉमन वाला कौन सा है, वो है आपका H। देखो जो H है वो इस वाले सर्किल में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर होगा H। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ओड वन आउट का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां से मतलब प्रश्न 100% आपके हर एक पेपर में आता है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। यहाँ पर आपको असंगत चुनिए, जैसे कि गाइस ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और आपको इसमें से बताना है, जैसे कि 3 एक समान और एक सबसे डिफरेंट है। ठीक है, देखकर आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9 करोगे, 5 को 4 टाइम्स गुना करोगे, 4 को 3 बार गुना करोगे, 6 को 7 बार गुना करोगे। लेकिन अगर आप सभी ध्यान से देखो ना, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो 3 से 2 बन रहा है, मतलब इसकी पावर 1 कम हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से 5 से 4 बन रहा है, पावर 1 कम हो रही है, 4 से 3 बन रहा है, पावर 1 कम हो रही है, लेकिन यहाँ 6 से 7 हो रहा है तो 1 अधिक हो रही है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं ना, ये तीनों एक समान और एक सबसे डिफरेंट है, तो यही गाइस है आपका ओड वन आउट। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि यहाँ पर 3 से 2 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, 6 से 7 हो रहा है। आई होप सभी को क्लियर है। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइस अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। असंगत चुनिए, फाइंड ओड वन आउट। देखो वही वाला प्रश्न है, इसमें दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 ऑप्शन एक समान होंगे और एक डिफरेंट होगा, वही आपको सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पर ये देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखो 2 और 5 है, उसको ऐड करके 7 बना रहे हैं, 3 + 7 है, यहाँ पर तो 9 है, जो कि कितना आना चाहिए था 10। अभी हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमने फर्स्ट ऑप्शन में देखा कि 2 + 5 7 बन रहा है। जब हम थर्ड पे है तो 4 + 2 6 बन रहा है, 6 + 2 8 बन रहा है। इसका मतलब यहीं पे ही दिक्कत है, क्योंकि 3 + 7 करने से आपका 10 आता है, जो कि यहाँ पर क्या आ रहा है 9। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इलॉजिकल टाइप्स के ओड वन आउट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओड वन आउट तो एक ऐसा टॉपिक है जहां से जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो उतने कम है, तो जितने ज्यादा करोगे उससे ज्यादा बेनिफिट होगा, आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर गाइस लिखा है, जो रिकॉर्डिंग का प्रश्न है, जो ट्रैवलर है उसका कोड है 729, उसी तरीके से इन्वेंटर का कोड है 512। तो एप्पल का कोड बताना है। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि जो 729 है, जिसने ये क्यूब और घन पड़े होंगे ना, जिसको पता होगा कि जो 729 है वो 9 का क्यूब होता है। आप कहोगे कि मैडम 27 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों क्यूब ही तो मिल रहे हैं ना, ये भी तो 8 का क्यूब है, इसका मतलब ये 9 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। कैसे है, अब देखो वो चेक करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितने लेटर्स हैं उसी का ही क्यूब बनाया।
9 लेटर्स है तो 9 का क्यूब 7 to 9 लिखा है। उसी तरीके से इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लेटर्स हैं तो 8 का क्यूब 512 बना है। उसी तरीके से यहाँ पर कितने लेटर है 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर है, देन 5 का जो क्यूब है वो कितना बनाया है 125। देन उस हिसाब से जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि यहाँ सेटिस्फाई हुआ है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। चलिए चलते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भाई समझ में नहीं भी आता। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसा कि इन्होंने लिखा है, एक अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बायां 7वां कौन होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है गाइस, A to Z तक 26 जो लेटर होते हैं आपके। इन्होंने लिखा है बाएं से 19वां अक्षर, तो यहाँ पर कौन सा लिखा है, लेफ्ट लिखा है बायां, बाएं से कौन सा अक्षर है 19वां, और यहाँ पर भी बायां है, बाएं से कौन सा अक्षर लिखा है 7वां। तो यहाँ पर गाइस क्या है, देखो जहां पर भी दोनों तरफ बायां बायां आ जाता है ना, तो आपको बाएं में से बाएं लेस करो। अदरवाइज क्या है, A to Z जो है आप ABCD लिखो और वहां से भी एग्जैक्ट देख सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने लिखा ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWXYZ। आप सभी को पता है बचपन से जो आपकी ABCD है वो बाएं से पढ़ते आ रहे हो। देन सिंपली सी बात है, बाएं से अगर 19वां अक्षर मैं यहाँ से काउंट करूँ ना, तो मेरे पास कौन होता है S। तो ये कह रहे हैं बाएं से 19वें अक्षर के बायां 7वां, इसका मतलब S का ये दायां हो गया, तो ये वाला बायां हो गया, तो इसका बायां 7वां कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास आंसर तो L आ गया, लेकिन क्या मैं इसको बिना ABCD लिखे ट्रिक से भी कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे, देखिए जो भी बायां होता है, दोनों तरफ अगर बायां दिया ना, तो बाएं में से बायां लेस करके आपका यहाँ पर क्या आएगा, बायां ही आएगा। तो आपको गाइस क्या करना है, 19 में से 7 लेस करना है। जब 19 में से 7 लेस करेंगे तो गाइस कितना आएगा, बायां, जो कि 12वां आएगा। 12वां बायां कौन होता है, आप सभी को पता है L होता है। तो ट्रिक से भी आंसर आ गया और ABCD से भी आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए गाइस, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये आप हर एक लेवल एग्जाम में काम करेगा, स्टेट का पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, सभी में काम करेगा। देखिए भिन्न भिन्न आयु वाले 6 लोग हैं A से लेके F तक। आप सभी को पता है A से लेके F तक का मतलब है ABCDEF 6। ठीक है, इन्होंने लिखा है A केवल D से छोटा है। अब केवल D से छोटा होने का मतलब ये है कि A सिर्फ D से छोटा है, मतलब बाकी सबसे बड़ा है। अब मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि जो भी बड़ा होगा सबसे, उसको मैं सबसे ऊपर रखूंगी और जो छोटा होगा उसको नीचे रखूंगी। जैसे सबसे ऊपर बड़ा, फिर छोटा छोटा, ऐसे करते करते। ठीक है, तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ, A केवल D से छोटा है। ठीक है, उसके बाद देखिए C से केवल 3 लोग छोटे हैं। C से केवल 3 लोग छोटे हैं, इसका मतलब बाकी सारे C से बड़े हैं। ठीक है, अगर मैं फिगर को शुरू करूँ ना, तो सेकंड वाले पॉइंट से शुरू कर सकती हूँ कि C से सिर्फ 3 लोग छोटे हैं, मतलब जो छोटे लोग हैं वो नीचे रख देती हूँ। इसका मतलब C से केवल 3 लोग छोटे हैं, मतलब बाकी बड़े हैं। बताओ टोटल है तो 6 लोग, तो 4 लोग तो गाइस यहीं पे हुए पड़े हैं, तो 2 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। समझ आ गई। C से सिर्फ 3 लोग छोटे हैं, तो 3 लोग छोटे बना दिए, इसका मतलब सिर्फ 2 लोग बड़े हैं इससे, तो 2, ये पूरा 6 का फिगर मैंने बना दिया। उसके बाद लिखा है A सिर्फ D से छोटा है। ये देखो A जो है ना वो सिर्फ D से छोटा है, इसका मतलब A बाकी सबसे बड़ा है। अगर मैं D को यहाँ और A को यहाँ लिखूं तो A सिर्फ D से छोटा होगा ना, इसका मतलब बाकी सबसे तो बड़ा होगा, क्योंकि एक जो अगर लाइन आप करते हो ना तो उसका अपोजिट भी देखा करो कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि F सबसे छोटा नहीं है। अगर F सबसे छोटा नहीं है तो इसका मतलब F सबसे नीचे तो नहीं आएगा। उसके बाद लिखा है F E से छोटा है। अगर F जो है वो E से छोटा है तो F जो है वो E के नीचे आएगा, मतलब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो अब ये सिंपली सी बात है, E यहाँ पर और F यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि F को यहाँ पर नहीं बनाना, तो एक ही पर्सन बचा है जो कि कौन है गाइस, B। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर B को लिख दिया और आपकी जो फिगर है गाइस वो हो गई कंप्लीट। अब क्वेश्चन में पूछा है यदि E की आयु 16 वर्ष है तो B की आयु क्या होगी। अब आप कहोगे कि मैडम पूरे क्वेश्चन में कहीं किसी की आयु तो दी नहीं है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ E की आयु 16 वर्ष है, इसका मतलब ये क्या लिखा है आपके सामने 16 वर्ष। और ये जो 16 वर्ष का इस लिखा है ना, आपको B की जो आयु निकालनी है ऑप्शन के बेस पे निकालनी है। देखो अगर इसकी 16 है, ऑफ कोर्स सी बात है इन सबकी 16 से ज्यादा होगी। मैंने बोला ना जो बड़े वाले ऊपर रखे छोटे वाले नीचे। अब मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है ना आपको 16 से नीचे वाला सिलेक्ट करना है, तो 16 से नीचे 19 भी नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, तो एक 12 ही है।
जो कि 16 से नीचे वाला ऑप्शन है, देन आप इस क्वेश्चन में चाहे उम्र नहीं दी, एज नहीं दी, तो उसके बावजूद भी आप इसका आंसर होपफुली बता सकते हो। ठीक है गाइस, तो सभी को क्लियर है? चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइस अब हम आ चुके हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे, और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें ये आरबीडी की बुक से लिया गया है, और इसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत भी थी क्योंकि वहां पर 60 की जगह 6 लिखा हुआ था, क्योंकि आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 60। ठीक है, तो बुक का कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर जो लिखा है उसके ऊपर फोकस करो। जैसा कि इन्होंने लिखा है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये हमेशा हर एक पेपर में होता है। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड मास मेथड का यूज करते हैं, सभी को पता है। बी मींस ब्रैकेट होता है उमर्स ऑफ, डी मींस डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, माइनस एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब आपको गाइस यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है माइनस, माइनस का मतलब गाइस क्या है, प्लस। उसके बाद मैंने लिखा 18, 18 के बाद यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गाइस क्या है, डिवाइड। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद जैसे जैसे साइन हमने चेंज की है, तो उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मतलब क्या है। जैसा कि यहाँ पर है 54, यहाँ पर 18/3 करेंगे, देन सिंपली सी बात है, जब ये से कैंसिल होगा तो यहाँ कितना आएगा, 6। तो जगत में जब मैं 6 को जमा करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 60। जबकि मेरे ऑप्शन में यहाँ पर मुझे यहाँ पर 60 दिया है। देन इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में करने हैं। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बोर्ड मास मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए गाइस, हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखो यहाँ पर गाइस 7 लोग हैं आपके सामने, जिसके बारे में कहा गया सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रश्न 100% आएगा आपके पेपर में। ठीक है, वृत्त के चारों ओर है। देखो जैसा कि गाइस ये एक सर्किल है, ये आपके सामने एक वृत्त है, अगर इसमें 7 लोग आपने बिठाने हैं ना, तो कुछ अरेंजमेंट से बिठाने हो, क्योंकि चैप्टर का गेम क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब ऐसा नहीं कि कोई यहाँ बैठे है कोई वहां बैठे, नो। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब हमने एक रो में इस पंक्ति इसमें बिठाया, एक सर्किल में चारों बैलेंस से बिठाया, तो बैलेंस से बिठाओ। जैसा कि 7 लोग बिठाने हैं तो कुछ इस तरीके से बिठाओ, ये 4 बिठा लिए, 5, 6, 7 ना कहीं पर भी ले सकते हो, जो 8 का होता है वो कंप्लीट फिगर होता है। ठीक है, 7 लिखे हैं, वृत्त के चारों ओर बैठे। उसके बाद ये लिखे कि सभी केंद्र की तरफ इनका मुख है। पहली बात तो मैं ये समझना होगा कि केंद्र क्या होता है। केंद्र होता है गाइस ये सेंटर। ठीक है, अगर इनका सभी का केंद्र की तरफ मुख है, तो जो एरो है ना, ये केंद्र की तरफ लगा लो। ठीक है, उसके बाद मेन होता है इसके बीच में लेफ्ट राइट। अब इसके बीच में जो लेफ्ट राइट है ना, वो किस तरीके से लेते हैं, उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट लाइव सेशन लूंगी सीटिंग अरेंजमेंट का। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी सीटिंग अरेंजमेंट कैसे की जाती है, उसमें मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी। ठीक है, इन्होंने लिखा है जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो एफ के तुरंत बाएं है। जी सी के बाएं से, तो जिसके बाएं सबसे पहले उसको लेना होता है। जी सी के बाएं से दूसरा स्थान, मतलब मैं अगर सी को यहाँ पर ले लूँ तो जी कहाँ पर आएगा, ये देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, जो मेरा राइट है जिस हाथ से मैं लिख रही हूँ, ये मेरा राइट है ये मेरा लेफ्ट है। सिंपली सी बात है, जी सी के बाएं दूसरा है, तो जी को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है जो एफ के तुरंत बाएं। ये जो वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, जो वर्ड है ना, ये सी को डिनोट कर रहा है कि जो जी है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, और जो सी है वो एफ के तुरंत बाएं है। सी एफ के तुरंत बाएं, मतलब ये अगर एफ है तो इसका तुरंत बाएं कौन हो गया, ये हो गया, तो सी एफ के तुरंत बाएं हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखा है ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, बी डी और ई। अब देखो ना तो इस सॉल्यूशन फिगर में ए के बारे में है ना, ई बी डी किसी के बारे में भी नहीं बताया, तो क्वेश्चन को हम यहाँ से शुरू करते हैं। इन्होंने लिखा है ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। मुझे ये बताओ, ई के बाएं से तीसरा, ई यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटीज है गाइस ई के आने की। जैसा कि इन्होंने लिखा है ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है, अगर गाइस मैं ई को यहाँ पर लिखूं तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पर ए यहाँ पर आ सकता है, तो ई यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, मैं सर्किल लगा लेती हूँ, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं गाइस ई को यहाँ पर लिखती हूँ, देन ई के बाएं से तीसरे स्थान पर ए यहाँ पर भी आ सकता है, मतलब ई की पॉसिबिलिटी गाइस यहाँ पर भी है। अगर मैं गाइस ई को यहाँ पर लिखती हूँ तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पर ए यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी सी यहाँ पर बैठा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ई को यहाँ पर लिखूँ तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पर जो है ए नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर गाइस एफ जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ई के आने के 2 स्पेस है, तो ई यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। अब देखो, अगर मैं गाइस ई को जो है इस जगह पर लिखती हूँ तो उससे क्या होगा, इन्होंने लिखा है बी जो है ना वो डी और ई के बीच में है। अगर जो बी है वो डी और ई के बीच में है, मैं यहाँ पर ई को लिखती हूँ और यहाँ पर गाइस मैं लिखती हूँ डी को, तो इसके बीच में बी नहीं आ सकता, क्योंकि गाइस पहले से जी जो है वो एग्जिस्ट है। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे ई को गाइस यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि अगर मैं ई को यहाँ पर लिखूंगी तो
तो गाइज उससे क्या होगा कि जो ई है, ठीक है, इन्होंने लिखे ना जो बी है वो डी और ई के बीच में, तो ई यहाँ पर लिख देती हूँ, डी यहाँ पर, तो बी इसके बीच में आ जाएगा। समझ गए बात को? इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर जो पर्सन है वो कौन सा बचता है, यहाँ पर पर्सन सिर्फ ए बचता है, देन होपफुली मैं यहाँ पर ए को लिख लेती हूँ। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अब इसमें से ये बताना है कौन सा झूठा है। झूठा का मतलब ये होता है गाइस असत्य बताना है आपको, किसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल असत्य है। समझ में आ गया हमने पॉसिबिलिटी किस तरीके से खत्म की। इन्होंने लिखा क्या ए ई के दाएं चौथा है, ई के दाएं 1 2 3 4, ठीक है, क्या ए जो है ई के दाएं, ई के दाएं, ये देखो ये ई है इसके दाएं में 1 2 3 4, ए ई के दाएं में चौथा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने क्या बताना है, हमने तो गाइस असत्य बताना है ना, ये तो सत्य वाला है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जी डी के तत्काल दाएं है, क्या जो जी है वो डी के तत्काल दाएं है, यस ये वाला भी सही है। लेकिन हमने क्या बताना है, हमने गलत वाला बताना है। उसके बाद लिखेंगे एफ डी के दाएं तीसरा, क्या एफ बी के दाएं तीसरा है, तो ये डी है, ठीक है, इसके दाएं गाइस तीसरा देखो 1 2 3 4, तो इसके दाएं तीसरा जो है एफ नहीं है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये उसके दाएं चौथा बन रहा है, जबकि यहाँ पर कितना लिखा है गाइस, तीसरा लिखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो सिटिंग में अरेंजमेंट का काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। इसके ऊपर अगर आपको लेफ्ट राइट लेने सीखते हैं ना, तो मैं एक पूरी वीडियो डाल दूंगी, लाइव सेशन दूंगी, जिसके बीच में आपको बताऊंगी कि सिटिंग अरेंजमेंट में सर्किल के बीच में पर्सन बिठाए जाते हैं या पंक्ति में बिठाए जाते हैं, तो लेफ्ट राइट किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए गाइस, अब हम आ चुके हैं रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा होता है ना कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। देखो यहाँ पर गाइस लिखा है डैश ओ एंड डैश एल के। अगर आप सब ये काम करो, मैं आपको हमेशा कहती हूँ जितने भी अल्फाबेट्स उनकी नंबरिंग कर लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि नंबर 15 है, नंबर 14 है, ये नंबर 11 है, नंबर 12 है, ठीक है, सॉरी ये नंबर 12 है, नंबर 11 है, ये 9 है, 8 है, ये 6 है, 5 है, ये 3 है, 2 है। अगर आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर देखो इससे पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पर P आना चाहिए 16 नंबर पे, तो पहले P आ गया। उसके बाद यहाँ 13 आएगा जो कि M आएगा, फिर 12 11 यहाँ पर 10 आ गया जो कि J आएगा। उसके बाद 9 8 यहाँ पर 7 मतलब G आएगा, 6 5 यहाँ पर 4 मतलब क्या आएगा, D आएगा, तो यहाँ पर 1 मतलब A आएगा। देन सिंपली सी बात है, मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा P M J G D A। तो रिपीटेड सीरीज के जो गाइस क्वेश्चन है ना, सबको बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो भी स्टेटमेंट होती है ना उसके बीच में से ही आंसर होता है, बस हमें देखना होता है कि किस तरीके से है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन दिया है, इसमें से आपको बताना है गाइस गलत संख्या क्या है। अगर आप इसमें से गलत संख्या देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत ही आसान सा काम करना है। देखो 24,000 है, कोई एक संख्या है 24,000, उसके बाद एकदम से 6,000, फिर एकदम से 1500, फिर 300। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं कहती हूँ छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर बनना, ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। अगर बड़े से छोटा बन रहा है तो होपफुली ये डिवीजन का, भाग का केस है। अगर 24,000 से 6,000 बन रहा है, देन आप एक ये भी सोच सकते हो कि अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को 4 से भाग कर दूं, देन 4 6 24, तो हो सकता है कि 6 की लाइन में कुछ आ जाए। तो मैं एक काम करती हूँ, इस 24,576 को 4 से भाग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करूंगी तो पहले 6 आएगा, इसी वजह से कर रही हूँ। देखो 4 6 24 है, उसके बाद 4 एकम 4 है, 4 चौक 16 है, 4 चौक 16 है। इसका मतलब जब मैं इसको डिवाइड 4 करती हूँ तो ये होपफुली आ रहा है। और जहां पर भी डिवाइड 4 होता नहीं दिखेगा तो वो मेरा रोंग नंबर होगा। कभी भी सीरीज गलत नहीं होती, नंबर गलत होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने इस 6144 को भी 4 से भाग किया। जब मैंने किया यहाँ पर कितना आएगा, 4 एकम 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 21, 4 पंजे 20 आ गया, ठीक है, 4 तिया 12 आ गया, उसके बाद 4 6 24 आ गया, तो ये भी गाइस डिवाइड 4 आ गया, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1536, अब ये जो 1536 है इसको मैंने 4 से भाग किया, 4 तिया यहाँ पर आ गया, 4 तिया 12, 4 अठे 32, लेकिन यहाँ पर कितना है मेरे पास, 4 चौक 16, मतलब यहाँ पर आना कितना चाहिए था, 384, जबकि आ क्या रहा है 386। इसका मतलब जो मेरा रॉन्ग नंबर है वो गाइस क्या है, वो है 386। मैं आप सभी को हमेशा कहती हूँ कि रॉन्ग नंबर और नंबर सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, तो अच्छे से तैयारी इसकी कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका स्टेटमेंट एजम्पशन से, जिसमें आपका कथन और पूर्व धारणा। यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कार ऑन रेंट, एक एडवर्टाइजमेंट है, किराए पर कार चाहिए, विज्ञापन।
पूर्व धारणा क्या होता है गाइस? सबसे पहले आपको ये बताती हूँ assumptions क्या होता है। assumption मींस कि जैसे कुछ पॉसिबिलिटी, लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है? कंक्लूजन, जो कि आपकी आंखों के सामने 100% होता है, और assumption होता है लेस देन 100%। मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो है होने की पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, लेकिन आपका ये जो स्टेटमेंट होता है इट्स ऑलवेज 100%, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जैसे कि मान लो आप बाहर कहीं गए, वहां पर आपको एक बोर्ड मिला जहां पर लिखे किराए पर कार चाहिए, ठीक है। जैसे कहीं पर पढ़ते हो ना, जैसे आप कहीं पर सड़क पे रोड पे जा रहे हो और आपने जैसे कहीं पर भी देख लिया अभी कोई चीज है वो रेंट पे मिल रही है, तो वहां पर लिखा था गाइस कार ऑन रेंट, किराए पर कार चाहिए, क्या एक एडवर्टीजमेंट लिख लिया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये असम्पशन हो सकती है, पूर्व धारणा हो सकती है कि जितने भी लोग हैं सारे विज्ञापन का जवाब देंगे? नो। क्या जितने भी पर्सन उस बोर्ड को देखेंगे क्या सारे के सारे जाकर ही कार को किराए पर खरीदेंगे? नो। तो ये जो सभी वर्ड होता है ना, ये जैसे ओल मतलब ओल वाला जो वर्ड होता है ना, ये मतलब कहते हैं कि ये वाली चीज गलत है, क्योंकि देखो बहुत सारी दुकानें होंगी जहां पर जो कार है वो रेंट पे मिलती है, तो ऐसा है नहीं जिसने बोर्ड लगाए सारे उसी की दुकान पे जाएंगे। देन इसका मतलब यहाँ पर अगर सभी वर्ड ऑल मिल जाए तो वो गलत होगा। अगर यहाँ पर आपको सम वर्ड मिल जाए, कुछ मिल जाए कि कुछ लोग जो विज्ञापन का जवाब देंगे, तो ये तो 100% है भाई। किसी ने अगर बोर्ड लगाया है अपने सामान को बेच रहा है, देन सिंपली वहां पर तो हम ये कह सकते हैं ना कि कुछ लोग तो विज्ञापन का जवाब देंगे, कुछ तो उससे कार खरीदने जाएंगे ना रेंट पे, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। देन क्लियर है। देन ये वाला जो है फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑल पीपल, सम पीपल के केस में ये ठीक होगा। नेक्स्ट है ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑन रेंट, सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्टेटमेंट इज ऑलवेज 100%। देन यहाँ लिखा है सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑन रेंट। यहाँ पर कार की बात हो रही है, मुझे ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल से क्या लेना देना है, तभी कह रही हूँ कि यहाँ पर जो है ये जो है बिल्कुल ही अलग सा जो है अलग से एक assumption है, जो कि जिसका भी जो स्टेटमेंट है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, स्टेटमेंट से डिफरेंट है ना। यहाँ ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स लिखा है, मेरे यहाँ पर का इस कार की बात हो रही है, मुझे ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल से क्या लेना देना कि जितने भी व्हीकल्स है वो किराए पर मिलते हैं या नहीं मिलते, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मेरी फर्स्ट assumption है वो सही हुई, क्योंकि मुझे पता है एबीसीडी के पेपर में स्टेटमेंट assumption कंक्लूजन से भी क्वेश्चन आएंगे। देन ये क्वेश्चन यहाँ से भी दिया गया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन है गाइस आपका डायरेक्शन से, दिशा और दूरी से। मैंने आप सभी को ऑलरेडी डायरेक्शन के बारे में बताया हुआ है। ये आपकी उत्तर है नॉर्थ, ये आपकी साउथ है दक्षिण, ये आपकी ईस्ट है पूर्व, ये आपकी वेस्ट है पश्चिम। और ये जो होता है ये हैंड्स की पोजीशन होती है। हैंड्स की पोजीशन किस बेस पे होती है, ये देखो जिस हाथ से मैं लिख रही हूँ ये मेरा राइट हैंड है और ये है गाइस मेरा लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये राइट हैंड है तो उत्तर दिशा में ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो राइट के अपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट के अपोजिट राइट। उसी तरीके से अगर मैं पूरब की तरफ हूँ, ये मेरा राइट है, मेरा लेफ्ट है, और एक जगह का अगर आपके सामने आ जाता है तो दूसरी जगह का तो जो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाता है, ठीक है। चलिए तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि सोनी अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ गई है, देन सिंपली 4 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, 4 किलोमीटर ईस्ट 4 किलोमीटर पूर्व। उसके बाद लिखा है देन लेफ्ट गई है, बाई हो गई और 6 किलोमीटर चली है। देखो लेफ्ट कहाँ पर आएगा, सिंपली ऊपर की तरफ आएगा, ईस्ट में जो लेफ्ट है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद दाएं घूमी और 4 किलोमीटर सिंपली 4 जो है नॉर्थ में 4 किलोमीटर होगा। उसके बाद पूछा गया है कि वो अपने आरंभिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितनी दूरी पर है, मतलब पहले जो शुरुआत थी, जो स्टार्टिंग की थी वो कहाँ से की थी और अब वो पर्सन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपको ये चीज निकालनी है, ये जो एरो जा रहा है ना ये निकालना है कि ये जो है कितना डिस्टेंस है। देन सिंपली इट्स अ ट्रायंगल, ये आपके सामने एक ट्रायंगल बन रहा है और हमें देखने की यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x² = p² + b², हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का कुछ डिस्टेंस निकालना है, हाइपोटेनस आपको निकालना है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो है परपेंडिकुलर है, दिस इक्वल टू दिस, दैट मींस 6² एंड बेस कितना होगा, बेस मींस ये 4 है और आपका यहाँ से यहाँ तक भी 4 है। देन आपने यहाँ पर लिखा 8², देन 6² + 36 ये हो गया 64, 100 हो गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे देन होपफुली h की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी आएगी 10, ठीक है। देन इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि है 10। तो ये होता है गाइस डायरेक्शन का क्वेश्चन, जो कि मतलब डायरेक्शन जैसे कि जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं पहले उन पे फोकस करो। अगर सिंस यू आर अ फ्रेशर देन सबसे पहले जो है जो भी डायरेक्शंस हैं उनकी लेफ्ट राइट स्पेसिंग्स उनको मैटर करती है, पहले वो देखिए और उसके बाद क्वेश्चंस को करिए, 100% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 30। एक कॉलेज पार्टी है जिसके बीच में 5 लड़कियां हैं और दायां बायां आपको इस रो के बीच में देखना है, ठीक है। मतलब ये एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति रो में, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें ये देखना है, जैसे कि ठीक है PMT एकदम बाईं ओर, तो दायां बायां लेफ्ट राइट क्या होता है, ये देखो जिस हाथ से मैं लिख रही हूँ मेरा राइट हैंड है, ये दूसरा जो है अपोजिट में ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। देन इसके अकॉर्डिंग हम लिखें PMT एकदम बाईं ओर, तो जिसके जिसके लेफ्ट जिसके राइट सबसे पहले उसकी प्लेसिंग करनी है। PM के एकदम बाएं ओर है तो ये आपका M है, इसके एकदम बाएं कौन होगा, P यहाँ पर होगा। उसके बाद लिखा है लेकिन O के दाईं ओर, मतलब P की बात हो रही है कि M के एकदम बाईं ओर है लेकिन O के एकदम दाईं ओर है, मतलब O की प्लेसिंग कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है R N के एकदम दाईं ओर है, R जो है वो N के एकदम दाईं ओर है, मतलब ये N है इसके एकदम दाईं ओर R है, ओके। लेकिन नेक्स्ट लिखा है परंतु O के एकदम बाईं ओर है, मतलब R की बात हो रही है कि जो R है ना तो O के एकदम बाईं ओर है, तो O के एकदम बाईं ओर R यहाँ पर आ गया और इसके दाईं ओर N, तो ये हमने जो फिगर है इसको मर्ज कर दिया। अब आपसे पूछा गया कि बिल्कुल बीच में कौन है, तो बिल्कुल बीच में गाइस कौन है, जो कि आएगा आपका आंसर O, ठीक है। तो ये गाइस टोटल जो है ये आपका हो गया पार्ट नंबर 2 जो कि CET 2022 की मैराथन स्पेशल था। पार्ट नंबर 1 में 15 क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, आप सभी देख सकते हैं। आई होप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस मैराथन से। और ये जो है इसमें 15 क्वेश्चन 16 से लेकर 30 तक डाले हैं। आई होप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जब भी मेरे चैनल पर वीडियो को अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो जिसको कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और एस्टेट वाले स्टूडेंट्स भी इस वाली क्लास को कर सकते हैं। ओके बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।